नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन बैच में। और आज हम प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस पर फिर से कुछ क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण सवाल प्रैक्टिस के लिए आपको लेकर आए हैं मैथमेटिक्स के सेशन में, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह के सवाल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या क्या पैटर्न बन सकता है एग्ज़ाम का। तो बढ़ते हैं एक मोटिवेशनल कोट की तरफ और कोट से शुरू करते हैं फिर अपने आज के सेशन की शुरुआत। असफलता तुम्हें कभी छू भी नहीं सकती अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है। अगर आप सफल होने के बारे में ही सिर्फ सोचते हैं तो असफलता चाहकर भी आपके पास नहीं आ सकती, क्योंकि आप उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। सिर्फ सफल होने के बारे में सोचिए, सक्सेस होने के बारे में सोचिए और उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना सीखिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पेन सेलेक्ट कर लूं। ये कह रहे हैं कि एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर देने पर उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। बहुत सिंपल बात समझो कि अगर भुजा ए है और भुजा 2a हो गई, यानी दो गुना हो गई, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अगर ये है तो ये 6a स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर, ये 6 इंटू 2a स्क्वायर, यानी कितना? कुल मिला के ये सब पंचायत करने की जरूरत नहीं, आप बस सीधा सीधा समझो। अगर भुजा दोगुनी हो जाती है तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 4 गुना। भुजा अगर दोगुनी तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, और 4 गुना का मतलब होता है 400%। और 400% में 100% पहले था, तो अगर वृद्धि की बात करोगे तो वृद्धि कितनी हो गई? वृद्धि हो गई आपकी 300%। तो वृद्धि कितनी हो गई? ध्यान से समझिएगा, कट गया था कुछ करने टेक्निकल इशू के कारण। 1 मिनट, पेन फिर से मैं ले लूं। तो वृद्धि कितनी हो जाएगी दोस्त? वृद्धि हो जाएगी 300%। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक दुकानदार अपने सामान पर 15% की छूट देने के बाद 30% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उसी पर 30% छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि एक दुकानदार, मान लेते हैं हमारे पास MP है, ठीक है, डिस्काउंट है, SP है और CP है, यही है मामला। कह रहे हैं मान लेते हैं 100 रुपये अंकित मूल्य है, 15% का डिस्काउंट दिया तो 85 में बेच दिया और लाभ कमा लिया 30%, यानी CP हो गया 85 बटा 130 गुणे 2। ठीक है, ये CP हो गया। या आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो कि आपका CP कितना हो गया? आपका CP हो गया 850 बटा 13। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि अगर आप साफ समझो कि 100 रुपये के मार्क प्राइस पे अगर 30% की छूट दे दी जाए तो कितने में बेचेंगे? 70 में बेचेंगे। विक्रय मूल्य 70 हो जाएगा और ये क्रय मूल्य फिक्स है 70 रुपये। 850 बटा 13, 850 बटा 13 का सामान 850 बटा 13 का सामान 70 रुपये में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहे हैं, लाभ प्रतिशत। तो लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ बराबर क्या होता है? SP 70 माइनस 850 बटा 13 बटे 850 बटा 13 गुणित 100। और जब आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपको फाइनली मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 120 बटा 17, और सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 7 सही 1 बटा 17%। ये आपका आंसर हो जाएगा 7 सही 1 बटा 17। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक बल्लेबाज 11 पारियों में कुछ रन औसत है, 12 पारी में 90 रन बनाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। 12वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या है? बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करो। एक बल्लेबाज की 11 पारी,
11 पारियों के रनों का कुछ औसत है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए हैं। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रनों का औसत 5 कम हो गया। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा? तो बात समझने की कोशिश करो कि 12वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या होगा। अगर 12वीं पारी के बाद औसत 5 कम हो गया, यानी उसने औसत से 60 रन कम बनाए। बात को समझो, 12वीं पारी में 90 रन बना और अगर 11 पारी तक का औसत 90 होता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 11वीं पारी तक औसत अगर 90 होता और 12वीं पारी में भी 90 रन बनता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हो क्या रहा है कि औसत 5 कम हो जा रहा है, यानी इसका मतलब 60 रन कम बने हैं। इसका मतलब है कि 150 रन अगर 12वीं पारी में बनाता तो वो औसत मेंटेन कर पाता, यानी 11वीं पारी तक का औसत कितना हो गया? 11वीं पारी तक का औसत 150 हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं 12वीं पारी में 90 रन बनाने के कारण औसत 5 कम हो गया, तो यानी औसत कितना हो गया? 145। ये सबसे शॉर्टकट तरीका है इस सवाल को करने का। समझ लो, एक बार फिर से समझा देते हैं, दूसरे मेथड से भी बता देंगे। अगर 12वीं पारी में 90 रन बना है और 11वीं पारी तक भी 90 रन औसत होता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही 12वीं पारी में 90 रन बना, 5 औसत कम हो गया। 12 पारियों से 5-5 कम हुआ, यानी 60 रन औसत से कम बना। यानी अगर सही औसत 11वीं पारी तक का औसत अगर उसको चाहिए था पाना तो उसे 90 + 60 150 रन बनाना चाहिए था। लेकिन 5 औसत कम हो गया तो 12वीं पारी के बाद औसत 150 में से 5 जाएगा, 45 हो जाएगा। ये सुपर तरीका है बिना पेन पेपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन अगर ये मेथड आपको नहीं समझ में, पहले तो इसको वीडियो रोक के आप अगर समझ में आ रहा है तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक और मेथड आपको बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना क्या कह रहे हैं। 11वीं पारी तक मान लो औसत x है, मान लिया 11वीं पारी तक औसत x है। 12वीं पारी के बाद औसत घट के कितना हो गया? x - 5 हो गया। अब देखो पारी में कितने की वृद्धि हुई? +1 की, और यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई? -5 की। तो देखो इस एक का कहाँ गुणा करना है? आप एक ट्रिक समझ लो, इस एक का गुणा करना है x - 5 में, और इस 11 का कहाँ गुणा करना है? 5 में। तो x1 x - 5 + 11 × -5, और ये बराबर क्या होगा? 12वीं पारी में घटी घटना, यानी 90 रन। तो x - 5 - 55 बराबर 90, या x बराबर 150 आ गया। अब x बराबर 150 आ गया तो कह रहे हैं कि 5 कम है 12वीं पारी के बाद औसत, तो 12वीं पारी के बाद औसत क्या हो जाएगा? पांच कम यानी 145 हो जाएगा। सेम आंसर। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, आगे बढ़ते। अगर कहीं से दिक्कत हो रही है मेथड को समझने में तो आप एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज कंटेंट से इसको पढ़ लेना है। ठीक है, चैप्टर वाइज कंटेंट से इस मेथड को पढ़ लेना है। आगे देखिए अगला सवाल। एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे को कितने मत मिले? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, 40%, 36% दूसरे को, और तीसरे को तो कितना मिला ये आप देख लीजिए कि 40-36 कितना हो गया? 76। 40% + 36%, 76%। तो तीसरे को कितना मिला? 24%। 100% बराबर दे रहे हैं आप, या देख लीजिए कुल वोट कितने हैं? 36,000, और इसका 24% चाहिए तो 24/100। 0000 से खत्म, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 8,640। ये 8,640 मतों की
संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, संजीव और दीपा की वर्तमान आयु का अनुपात 7 संबंध है 5 है। ध्यान दीजिएगा, संजीव तथा दीपा की वर्तमान आयु का अनुपात 7 संबंध है 5 है। 5 है। 7 संबंध है 5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 94 होगा। देखो अगर ये होगा, इसके बाद कितने वर्षों बाद दीपा की आयु संजीव के वर्तमान आयु के बराबर होगी। देखो अगर हम इसको 7x मान लें और इसको 5x मान लें तो दोनों में 5-5 जोड़ दें तो 5 साल बाद ये और प्लस 5 साल बाद ये बराबर हो जाएंगे 94, यानी 12x बराबर हो जाएगा 84 या x बराबर 12 सत्ते 84 7 हो जाएगा। ये 7 सत्ते 49 हो जाएगा और ये 7 पचे 35 हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, कितने वर्ष बाद दीपा की आयु संजीव के वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगी। तो 35 में 7 जोड़ने वाले 35 प्लस 14 साल बाद ये 49 हो जाएगी, यानी दीपा की आयु 14 वर्ष बाद संजीव के वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक निश्चित दूरी को राकेश 4 किमी प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा 45 मिनट में तय करता है। इसी दूरी को 12 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले हम यही निकाल लें कि दूरी कितनी जाना है और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी 4 गुणित 2 सही 3 बटा 4 यानी 4 किमी प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा 45 मिनट। 2 घंटा 45 मिनट का मतलब 2 सही 3 बटा 4 घंटा, यानी 4 दूनी 8 3 11 बटा 4 और इसको कर दो बटे 12। ठीक है ना, तो 4 तिहाई 12 11 बटा 12 मिनट आवर या 11 बटा 12 गुणित 60 कर देंगे तो 55 मिनट। 55 मिनट। समझ लो कैसे हो रहा है। ये राकेश 4 किमी प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा 45 मिनट में कितना दूरी जाएगा, 4 गुणित 11 बटा 4 और दूरी 12 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करनी तो कितना समय लगेगा, 11 बटा 12 घंटा। यहाँ 11 बटा 12 गुणित 60 कर दोगे तो कितना मिनट, 55 मिनट। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 2 वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो दूसरी कितनी होगी। सिंपल सा सवाल है। दो वृत्त बाहर से एक दूसरे इनको केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, 14 नहीं है, ये 7 है। क्वेश्चन थोड़ा सा 7 है। ठीक है, कह रहे हैं कि 2 वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। चलो बना दिया 2 वृत्त, इनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 है। कह रहे हैं यदि एक वृत्त की त्रिज्या 4 हो, यदि इसकी त्रिज्या 4 हो तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 3, तभी तो इनको केंद्रों के बीच की दूरी 7 होगी। ठीक है, तो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। क्लियर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 2.5 मीटर गहरा और 45 मीटर चौड़ी एक नदी 3.6 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है। पानी का वह परिणाम जो कि समुद्र में प्रति मिनट जा रहा है क्या है। बहुत सिंपल बात समझो कि 1 मिनट में कितना पानी बहेगा, इसका आयतन क्या होगा। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब एक बात समझो कि पानी 60 मिनट में कितना पानी जा रहा है, 1 घंटा में 1 घंटा बराबर 60 मिनट बराबर कितना पानी जा रहा है, 3.6 किलोमीटर, या यूं कह सकते हैं आप कि 3600 मीटर। तो 60 मिनट में कितना पानी जा रहा है भैया, 3600, 0 से काट दीजिए, 6 के 36। 1 मिनट में कितना पानी गया, 1 मिनट में पानी जाएगा 60 मीटर पानी जाएगा। आयतन निकाल लो 1 मीटर पानी का, 2.5 गुणित 45 और गुणित 60। सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये मिलेगा 6750 मीटर क्यूब पानी उस समुद्र में जा रहा है। बात को समझो, 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 360 किमी पानी जा रहा है।
किमी प्रति घंटा का क्या मतलब, 360 मीटर पानी, 3.6 किमी पानी जा रहा है, यानी 3600 मीटर पानी जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक गोली की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर देने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो बस x + y + xy/100 लगा लो। 50 + 50 + 50 × 50/100 यानी कितना आ जाएगा, ये 125% की वृद्धि हो जाएगी। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक घन के विकर्ण की माप 4×3 सेंटीमीटर है, तब इस घन का आयतन क्या है। ध्यान से समझिएगा, विकर्ण अगर इतना है तो 4 चौके 16 चौका 64 आपको इसका आयतन हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण होता ही है √a √3 = 4 √3 4 खत्म हो गया, a = 4 हो गया, और जिसकी भुजा 4 है घन की, उसका आयतन 64। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि उस लंबवृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी ऊंचाई 14 और आधार की त्रिज्या 7 है। ठीक है, तो आप निकाल लेंगे इसको। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, शंकु के πr/l चाहिए। l बराबर होता क्या है, √r² + h²। तो ये हो गया 196, 14 14 हम, अच्छा r है तो 49 + 196 जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 15 1 और 9 × 13 245। ठीक, 245 और 245 रूट का मतलब होगा 15 15 हम 225 15.65। ठीक है, ये l हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए। πr/l 22/7 πr हो गया आपका 7 l, πr/l ही होता है। अच्छा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं क्या, अच्छा सॉरी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये तो l हो गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr l + r, तो 22/7 × r 7 और × l 15.65 + 7, यही ना πr/l l + r। तो ये हो जाएगा 7 7 से खत्म हो जाएगा, 22 × 15 7 तो 5 2 7 22.65 ना, 22 22 हम होता है 600 400 22 484 और 0.65 यही 400 के से 4 सबसे बड़ा 499 ही से बड़ा यहाँ ऑप्शन है, तो ये 499 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 4 किमी प्रति घंटे की गति जाता है और धारा के विपरीत दिशा में 12 घंटे में लौटता है। ध्यान से समझना कि धारा के साथ चाल क्या हो जाएगी, x + y = 18/4 यानी 4 चौके 16 2 और 4 पंजे 20 4.5 और धारा के विपरीत x - y बराबर हो जाएगा 12 घंटे में लौटता है, यानी 18/12 यानी 6 दूनी 12 6 × 18 3 1.5। अब क्या कह रहे हैं, धारा की गति क्या होगी, दोनों को जोड़ के दोनों को घटा के 3, दोनों का अंतर 3/2 यानी 1.5 kmph। समझ पा रहे हो, 1.5 kmph। क्या करते हैं, यदि धारा के साथ चाल पता हो और धारा के विपरीत चाल पता हो तो शांत जल में नाव की चाल निकालनी हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, और अगर धारा की चाल निकालनी हो तो दोनों के अंतर में 2 से भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 1.5 किमी प्रति घंटा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 22:7 है। परिधि 14.7 हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ध्यान से समझिएगा जरा सा, सवाल में जो एरर है उसको सही कर लीजिए। पहला एरर ये है कि ये 2227 नहीं है, अनुपात 22:7 है। और परिधि कितना दे रहे हैं, परिधि बता रहे हैं कि 14/1 सही, ये परिधि आप नोट कर लीजिए, परिधि है 1 सही 4/7। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, बहुत सिंपल समझो बच्चा कि परिधि व्यास और त्रिज्या क्या अनुपात होता है। परिधि 22 है तो व्यास 7 है तो त्रिज्या 7/2 है। कह रहे हैं अगर परिधि 1 सही 4/7 यानी 7 का 7 11/7 हो जाए, यानी परिधि अगर 11/7 हो जाए,
22 में कितने से गुणा करेंगे तो 11/7 आएगा। 22 में अगर हम 1/14 से गुणा कर दें, 22 में अगर हम 1/14 से गुणा कर दें तो 11/7 आ जाएगा। परिधि 22 तो व्यास 7, यहाँ पे 11/7 से गुणा किया तो व्यास कितना आ जाएगा, यहाँ भी 1/14 से गुणा करेंगे। यहाँ कितने से गुणा किया तो 11/7 आया। 22 से 11/7 लाने के लिए हमको 1/14 से गुणा करना पड़ा, तो व्यास भी 1/14 से गुणा कर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और जब व्यास 1/2 हो गया तो त्रिज्या इसकी आधी 1/4 हो जाएगी। आपका आंसर आ जाएगा 1/4 मीटर या बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? कह रहे हैं, ध्यान से सुन लो, परिधि और व्यास का अनुपात 22 संबंधी 7 है, यानी परिधि 22 है तो व्यास 7 है, यानी त्रिज्या 7/2 है। कह रहे हैं अगर परिधि 11/7 हो जाती है, परिधि 11/7 हो जाती है, 22 से 11/7 कब आएगा, जब 1/14 से गुणा होगा, तो व्यास भी 7 से 1/14 से गुणा कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। और जब व्यास 1/2 है तो त्रिज्या 1/4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 270 मीटर और 150 मीटर लंबी ट्रेन 58 किमी प्रति घंटा तथा 32 किमी प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे। विपरीत चल रही हैं, 270 प्लस 150 बटा 58 32 60 30 90 गुणित 5/18, 18 का मतलब ये हो गया 5 25 0 7 5 12 1 2 1 3 1 420/25 25 हो गया। 420/25 का मतलब इसको जब आप सॉल्व कर लेते हो तो ये आ जाएगा 16 सही 4/5 सेकेंड। ठीक है, 16 सही 4/5 सेकेंड। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन बैच में, सिलेक्शन गुरुजी के प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी। चैनल अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।